दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, बड़े ही आदर के साथ मैं मंच पर अब बुलाना चाहूंगा श्री प्रवंजन साहू साहब को, जो कि नारायण सेवा संस्थान की ओर से हमारे बीच आए हैं। और जैसे कि हम सुबह आपको बता चुके हैं, घोषित कर चुके हैं कि आज के इस प्रोग्राम में उनका एक सहयोग रहा है, हमारे वो पार्टनर रहे हैं, कन्वेंशन पार्टनर आज के रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के साथ, श्री प्रवंजन साहू नारायण सेवा संस्थान की ओर से। मैं आपका थोड़ा ध्यान चाहूंगा मित्रों कि ये जो कुछ कहने सुनने का जो क्रम है इसको आप ध्यान से सुने। और श्री साहू जी पोडियम पर हमारे बीच हैं। प्रणाम करता हूँ मंचासीन सारे मेहमान को, और प्रणाम करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव नारायण सेवा संस्थान के फाउंडर श्री पद्मश्री डॉक्टर कैलाश मानव जी का, और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट प्रशांत जी अग्रवाल साहब का। मैं पिछले 14 साल से नारायण सेवा संस्थान में कार्यरत हूँ। मैं प्रोफेशनल एक बायो इंजीनियर हूँ और दिल्ली का आश्रम का देखभाल और हमारे साथी के द्वारा सहयोग से हम ये कार्य कर रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान पिछले 30 साल से विकलांग के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारा मेन जो उद्देश्य है पोलियो विकलांग के ऑपरेशन करना, उनको जो चारों हाथ पैर से घिसट घिसट के चलते हैं उनको ऑपरेशन करके खड़ा करके चलाना। इसके साथ साथ हमारा जो कार्य है दृष्टिहीन भाई बहनों का स्कूल चलती है हमारे वहाँ 50 बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे हॉस्टल भी है, वहाँ पे रहने वगैरह की व्यवस्था भी है। और जो मेंटली हैंडीकैप्ड है बच्चे, उनके लिए भी स्कूल चलती है। हम हैंडीकैप्ड बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, बाकी जैसे सुथार काम, कारपेंट्री, स्टिचिंग, सारे चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं हम वहाँ पे उदयपुर में है नारायण सेवा संस्थान। आप लोग सब जानते ही होंगे नारायण सेवा संस्थान के बारे में, टीवी में भी आता है, प्रोग्राम आता है संस्कार चैनल में शाम को। हम अब तक 2,25,000 से अधिक पोलियो विकलांग भाई बहन का ऑपरेशन करके उनके पैरों में खड़ा करके चला चुके हैं सफलपूर्वक। अभी भी 15-16 हज़ार बच्चे वेटिंग में हैं जो ऑपरेशन कराने की कतार में है। हमारे पास 1100 बेड के हॉस्पिटल से 8 डॉक्टर सर्जन है वहाँ पे, डेली सर्जरी करते हैं, 80-100 सर्जरी डेली होती है वहाँ पे। और ये जो रेडियो उड़ान कन्वेंशन उड़ान वेलफेयर सोसाइटी जब हमसे मिले, हमारे प्रशांत जी भाई साहब जो अध्यक्ष है, उनसे जब मिले उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनमें सहयोग करना चाहिए। हम तो विकलांग बच्चों के लिए सहयोग करते ही हैं, और ये भी भट्ट साहब, दानिश साहब जो कार्य कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। और हम चाहेंगे आप सभी जो भी यहाँ पे उपस्थित है इनकी सहयोग करें, उनको आगे बढ़ाने में हमेशा उनके साथ खड़े रहे। और नारायण सेवा संस्थान ये वादा करती है, ये नारायण सेवा संस्थान भी हमेशा इनके साथ खड़े रहेगी और इनके सहयोग में हाथ से हाथ मिला के चलेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे अतिथि गणों का। एक छोटी सी कहावत है, जैसे समय बीतता जा रहा है दुनिया उतनी तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया में जनसंख्या उतनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया उतनी तेजी से सिमट रहा है। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता, भीड़ तो मिलती है पर इंसान नहीं मिलता। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माता पिता को, समाज की इस पंक्ति में आगे बैठा के आपको इस सेवा कार्यों में जुड़े रखने के लिए। और नारायण सेवा संस्थान की तरफ से मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उड़ान टीम को। जय हिंद। धन्यवाद। और आप भी विशेष साधुवाद के पात्र हैं हमारे साथ सहयोग करने के लिए। दोस्तों मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम में, तभी मेरे ख्याल से वो हम लोग इसको सार्थक मानेंगे। क्योंकि जो हमारा एक एकत्र होने का जो एक उद्देश्य है
उसमें अगर इस तरह की बातचीत हो और पीछे से आवाज़ें आएँ तो शायद हमारे मज़ा जो है वो हमारा कुछ किरकिरा होगा। तो इसको आप जो है वो तरोताज़ा बनाए रखें और बातचीत ना करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री दीपेंद्र कुमार मनोचा जी को। और जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन सेशन में बता रहा था कि भारत में जो कंप्यूटर क्रांति का उदय हुआ है उसमें एक पिलर का काम किया है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं भी उसी संस्था से, उसी इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी स्कूलिंग की थी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली की शाखा से। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनको पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूँगा उनके विचारों के साथ। सबको बेहद प्यार भरा नमस्कार। रेडियो उड़ान का और उड़ान की जो संस्था है उड़ान वेलफेयर सोसाइटी, ये अपने आप में एक इतना अद्भुत प्रयोग है और इतना अद्भुत कार्यक्रम है कि इसकी जितनी भी अंदर से तारीफ की जाए कम है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये एक ऐसा प्रयास है जिसको जिन भी लोगों ने शुरू किया है उनकी जो भी क्षमताएं हैं, जो भी उनका जज्बा है, वो इतना बढ़िया है कि मन अपने आप में उड़ान भरने लगता है इस दिशा की ओर आगे सोचने में। कोई 3-4 बातें आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि रेडियो उड़ान के बारे में जो भी कुछ आज हो रहा है, जहाँ तक इसकी पहुँच हो पा रही है, मन ये करता है कि ये रेडियो उड़ान, और ये मन से दुआ निकलती है कि ये रेडियो उड़ान आज जिस जगह पे है इसकी लिसनरशिप और इसके कार्यक्रम का जो पहुंच है ये कम से कम 100 गुना और बढ़नी चाहिए। जो भी चीज़ इसके लिए जो भी कुछ सहयोग की आवश्यकता हो तो बेहिचक मैं जो भी कुछ अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, डेजी फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी कुछ बन पड़ेगा हम पूरा सहयोग का करना चाहेंगे। और कुछ जो बातें इसमें नज़र आती हैं कि जो फैलाव होता है किसी भी संस्था का, किसी भी कार्य का, वो 2 दिशाओं में हो सकता है। पहला फैलाव हो सकता है कि आप सतह पर फैल जाएं, पूरी सतह को कवर कर लें, और दूसरा फैलाव होता है गहराई की तरफ। तो सतह पर फैलने का मतलब यह है कि आपने आज एक कार्यक्रम शुरू किया और आप 100 अलग अलग किस्म के कार्यक्रम थोड़े थोड़े से करते चले जाएं, कि आपने 100 अलग अलग किस्म के कार्यक्रम 50-50, 100-100 लोगों के लिए शुरू कर दिए। ये तो हुआ फैलाव, जो सतही फैलाव है। गहराई का फैलाव वो है कि आपने एक कार्यक्रम ऐसा किया कि जो दुनिया में सबसे अच्छा हो गया। तो रेडियो उड़ान के या उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के जो भी पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगले 5 साल में आप रेडियो उड़ान को कहाँ देखना चाहेंगे। उसका सतही फैलाव देखना चाहेंगे या उसका गहराई में फैलाव देखना चाहेंगे, क्योंकि एक बार अगर ये दिशा तय हो गई तो उसको प्राप्त करने के लिए जज्बा और उसको प्राप्त करने के लिए क्षमता आप सब लोगों के अंदर पूरी दिखाई देती। तो इसी में एक सपना मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, कि जोड़ देना चाहूँगा कि आप उस चीज़ को देखें। एक उदाहरण देखना चाहूँगा कि मंगोलिया एक सेंट्रल एशिया का एक देश है। उसका फैलाव, जनसंख्या कम है लेकिन
जगह का फैलाव बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल वहाँ की जलवायु है, लेकिन वहाँ पर हमारे देश की तरह कई सारे एफएम रेडियो स्टेशंस हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, कुछ कम पॉपुलर हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, कि मंगोलिया का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ का जो सबसे बड़ा एफएम चैनल है, जिसकी पहुँच लगभग 80% मंगोलिया के देश तक है, इतना बड़ा वो एफएम चैनल है, सबसे बड़ी व्यूअरशिप है, वो पूरा का पूरा एफएम चैनल एक्चुअली ब्लाइंड पर्सन्स के द्वारा चलाया जाता है। तो हम ये जितनी रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची और इन सब की जो पहुंच देख रहे हैं, आप इस बात को इमेजिन करके देखें कि सबसे बड़ा पॉपुलर एफएम स्टेशन यदि ब्लाइंड व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता हो तो कैसा हो। तो उड़ान की उड़ान तो मेरे हिसाब से वहां पे जाके भी शायद ही रुकेगी। दूसरी चीज जो मुझे दिखाई देती है कि कई जगहों पर जैसे भारत सरकार के भी NIVH में खुद एक एफएम चैनल शुरू किया है। तो भारत सरकार की अपनी कुछ स्कीम्स ज़रूर हैं जिसके थ्रू वो एफएम चैनल्स की तरफ कुछ ना कुछ ध्यान दे रही हैं। मैं सिर्फ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ कि क्या उनके साथ रेडियो उड़ान का कोई संबंध हो सकता है। आई थिंक इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। तीसरी बात जिसको एक्सप्लोर हमें कर लेना चाहिए वो ये कि डेजी फोरम ऑफ इंडिया एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें पूरे देश की वो सारी संस्थाएं जो कि एक्सेसिबल बुक्स दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाती हैं, वो सब जुड़ी हुई हैं। उनमें से कितनी ही सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके अपने पास रिकॉर्डिंग स्टूडियोज मौजूद हैं। और रेडियो के कार्यक्रमों का और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज का क्या संबंध होता है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, लेकिन सिर्फ ये दो बिंदु मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं दृष्टिबाधित लोगों की जिनके पास रिकॉर्डिंग स्टूडियोज मौजूद हैं, और रेडियो उड़ान एक रेडियो सर्विस है जिसको रिकॉर्डिंग स्टूडियोज की ज़रूरत है। तो शायद इनका मेल हो सकता है। आई थिंक इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, और डेजी फोरम ऑफ इंडिया का यदि इसमें कोई भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम लोग उस सहयोग के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। कुछ बातें आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगा कि जहाँ पर मेरी अपनी स्ट्रगल या हम लोगों की अपनी स्ट्रगल चलती है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। आईटी या कंप्यूटर के क्षेत्र में 90 के दशक में जो कुछ हुआ उसका जिक्र अमित भट्ट ने किया हम लोगों के साथ। उस सब का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम लोग खुद इंडिपेंडेंट हो सकें, हम लोग खुद लिखने और पढ़ने में इंडिपेंडेंट हो सकें, किसी के ऊपर भी लिखने और पढ़ने पर डिपेंडेंसी ना हो। ये सबसे बड़ा मिशन है। कंप्यूटर्स हों या मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स हों या टैबलेट्स हों या फिर उनसे जुड़े हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब हों, ये सारी की सारी लड़ाइयाँ मात्र उस चीज़ के लिए। कुछ इसके अंदर एक और भी जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम सब लोगों का इस सारी इंडिपेंडेंस का, रीडिंग राइटिंग की इंडिपेंडेंस का एक गहरा ताल्लुक है हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ भी। हम किस जगहों पे जाकर नौकरी कर सकते हैं, हम किन विषयों में पढ़ सकते हैं, इन सब पर इसका बहुत गहरा असर है। और रुंगटा साहब ने और जिस तरह की इन्होंने प्रयास किया है रोज़गार के क्षेत्र में, कितने ही रोज़गार के क्षेत्र हम लोगों के लिए खोले हैं, लेकिन जो जॉब रिजर्वेशन हमें दी जाती है, जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है जॉब्स की, वो ये मान के की जाती है आज की डेट में कि दृष्टिबाधित व्यक्ति इन सब चीज़ों को यूज़ करके, आईटी को यूज़ करके खुद लिख पढ़ सकता है।
जो कमेटी इस चीज़ को निर्धारित करती है कि कौन सी जगहों पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नौकरी दी जा सकती है, वो ये मान के जॉब्स को आइडेंटिफाई करती है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति आज कंप्यूटर के माध्यम से खुद लिख पढ़ सकता है। पर यदि सच्चाई में दृष्टिबाधित व्यक्ति स्कूल से अगर बाहर निकले और उसको लिखना पढ़ना खुद ना आता हो कंप्यूटर के माध्यम से, तो एक बहुत बड़ा बीच में गैप इकट्ठा हो जाता है हमारे सामने, जो दिखाई दे रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो गई लेकिन उनको लेने वाले लोग मौजूद नहीं। इसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि नौकरी मिलते ही तो हमसे ये अपेक्षा होती है कि हम अपना काम खुद करना शुरू करेंगे, लेकिन आज की तारीख में भी लगभग 100% लोग जब अपना एग्जाम यूनिवर्सिटीज में देते हैं तो राइटर के माध्यम से देते हैं, अपने आप से नहीं देते। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ जाएगी कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए तो हम राइटर यूज करें और उसके बाद नौकरी मिलते ही हम अपने आप से लिखना शुरू कर दें? क्या ये जादू हो जाएगा क्या अपने आप? तो आई थिंक ये चीजें कुछ हैं जो कि हमें अपने अंदर सोचने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि नौकरियां तो हम सबको चाहिए, वो कहाँ हैं उसके लिए हम लोगों अपने आप से हमारी क्या अपेक्षा है और उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए हमसे क्या अपेक्षा है। उन अपेक्षाओं को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो जितनी मेहनत NFB और हम सब लोग मिल करके करते हैं जॉब आइडेंटिफाई करने की और जॉब्स को क्रिएट करने की, उसका लाभ हम सब लोग पूरी तरीके से शायद नहीं उठा पाएंगे। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी खबरें आपके साथ भी शेयर कर सकता हूं कि हमारे पास ये लड़ाई है कि रीडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास, हम अगर कुछ पढ़ना चाहें खुद तो हम सब लोग क्या हमारे पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं? भारत जैसे देश में मात्र 1%, सिर्फ 1% पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, यानी जितनी चीज़ें पूरे भारत में छपती हैं उसमें से मात्र 1% आज हमारे लिए एक्सेसिबल हो पाती है, चाहे वो ब्रेल हो, चाहे एक्सेसिबल ई टेक्स्ट हो, तो चाहे वो टॉकिंग बुक हो। इन सबको मिला लें तब भी मात्र टोटल पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन की 1% इंफॉर्मेशन पब्लिश हो पाती है। इसको 100% में बदलने के लिए जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग है, किताबें जब मेन स्ट्रीम पब्लिशर पब्लिश करता है तो वो इस तरीके से करे कि हमको उसको दोबारा से रीपब्लिश ना करना पड़े टॉकिंग बुक या ब्रेल के माध्यम से, और अगर ब्रेल में करना भी हो तो उसको हमें दोबारा से डिजिटाइज ना करना पड़े। तो इसके बारे में हम लोगों की पूरे विश्व में इस चीज़ की लड़ाई चल रही है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि पिछले ही हफ्ते भारत सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि जितने भी सरकारी बोर्ड्स हैं, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, NCERT, SCERT या किसी भी राज्य का जो टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन है, उसके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि वो जो भी किताब छापेगा उस किताब का डिजिटल वर्जन EPUB 3 फॉर्मेट में यूनिकोड फॉन्ट यूज करके अपने वेबसाइट पे डालेगा। ये भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा हमारे लिए जीत है, क्योंकि EPUB 3 फॉर्मेट वो फॉर्मेट है जो दृष्टिबाधित लोगों ने विश्व के इस दुनिया को उपहार दिया है। EPUB 3 वो फॉर्मेट है जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन उसको पूरी दुनिया की डिजिटल बुक्स की जो इंडस्ट्री है उसने अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि हम लोगों ने डिजिटल बुक्स बाकी सारे संसार से पहले पढ़नी शुरू करी थी। लगभग 20 वर्ष पहले हमने डिजिटल बुक पढ़नी शुरू करी। बाकी संसार iPad, किंडल आदि के माध्यम से डिजिटल बुक अब पिछले दशक से पढ़ना शुरू कर रहा है। तो जो कुछ एडवांसमेंट दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने डिजिटल बुक्स के अंदर करी थी, वो सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री ने अडॉप्ट करी हैं। और उसका एक आपको एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि जो डेजी कंसोर्टियम, जो इस संस्था जो कि ये डिजिटल बुक्स को देखती है, उसका सेक्रेटरी जनरल वो पोस्ट होल्ड कर रहा है, यानी
जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के डिजिटल बुक की ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल डिजिटल पब्लिशर्स फोरम, और जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए डिजिटल बुक्स के ऊपर काम कर रही है उसका नाम है डेजी कंसोर्टियम। तो डेजी कंसोर्टियम का सेक्रेटरी जनरल उस IDPF का, यानी जो मेन स्ट्रीम संस्था है, उसका चेयरमैन चुना गया, और वो एक ब्लाइंड व्यक्ति है जो कि पूरे दुनिया की डिजिटल बुक्स के स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा काम हो रहा है इस वक्त दुनिया में, जिसकी कि शायद जानकारी हम सबको नहीं है कि ये कितनी बड़ी क्रांति हो रही है कि ब्लाइंड पर्सन पूरे दुनिया की डिजिटल बुक रेवोल्यूशन को लीड कर रहा है आज की डेट में। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो अमेजॉन हो जैसी, चाहे वो गूगल हो, ये सब लोग उस IDPF के हिस्सा हैं, और वो एक ब्लाइंड पर्सन की और डेजी कंसोर्टियम की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं। पिछले कई दशकों से, कई बारियों से ये इलेक्टेड पोस्ट है, और वो इसी ब्लाइंड पर्सन को और इसी डेजी कंसोर्टियम को इलेक्ट कर रहे हैं अपने लीडर की तौर से। आई थिंक ये ब्लाइंडनेस कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जीत है, और उसी का ही एक आपको उदाहरण भारत सरकार में भी दिखा कि वो कमेटी जिसमें एक भी ब्लाइंड पर्सन या डिसेबल पर्सन नहीं था, पद्मश्री और पद्म भूषण साइंसदान हमारे उस कमेटी में मौजूद थे। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि अगर कोई डिजिटल फॉर्मेट, सबसे अच्छा डिजिटल फॉर्मेट है हमारे टेक्स्ट बुक्स के लिए, तो वो है EPUB 3 और यूनिकोड फॉन्ट, जिसको कि दृष्टिबाधित लोगों ने एक्चुअली अपने लिए बनाया था। तो आई थिंक इस चीज़ को हम लोग एक्नॉलेज करें, और इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, और ये कोशिश करें कि हम लोग अपने आप को इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरी तरीके से सक्षम बना सकें, ताकि हम ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने इस समय आ रही हैं उसको पूरे दोनों हाथों से उसको पकड़ के और स्वीकार करके अपने आप को सक्षम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसा श्री दीपेंद्र कुमार मनोचा ने अपने वो उद्गार प्रकट करते हुए बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दरअसल अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, बहुत सारी। और मैं तो कभी कभी ये भी कल्पना करता हूँ कि शायद जब कभी कभी ऑफिस से मैं थक जाता हूँ और इन सारी गतिविधियों से, सोशल एक्टिविटी से थक जाता हूँ, तो कई बार मुझे वो टेक्नोलॉजी, कभी कभी कल्पना करता हूँ कि शायद कोई पल ऐसा हो कि जब जो ब्लैंकेट बिछाना होता है, चादर जो गद्दे में बिछाना होता है, वो भी खुद ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाए। तो इन सारी संभावनाओं को हम लोगों को ये आगे चल के मिलजुल करके इनको एक्सप्लोर करना होगा। और रेडियो उड़ान, चाहे वो रेडियो उड़ान की बात हो या जीवन के और भी एस्पेक्ट्स हो, और भी पहलू हो, उनको हमें तकनीक से जोड़ करके चलना ही होगा। और दोस्तों, कहने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए कि यदि टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद आज हम लोग इस तरह का ऑनलाइन रेडियो स्टेशन न चला पाते, उसका संचालन संभव ना होता, स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, मैं जो अनुभव कर रहा हूं कि तालियों की जो आवाज़ है वो कम है, लेकिन लोगों की बातचीत की आवाज़ ज़्यादा है। इस अनुपात को, इस रेशो को अगर हम थोड़ा सा बदल दें और तालियों की आवाज़ जब कभी ज़रूरत हो उसकी आवाज़ हम बढ़ा दें, उसे इंक्रीज कर दें, और जो बातचीत का जो वॉल्यूम है, जो बातचीत की जो का रेशियो है, उसको कम कर दें, तो मेरे ख्याल से हम सभी को अच्छा लगेगा और भी आनंद आएगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, मुद्दतें बीत गई, तुम ना आए अब तक, रास्ते और न जाने दिखाओगे कब तक, जो भी मिलता है तुम सा ही नजर आता है, जो भी मिलता है तुम सा ही नजर आता है। आप सब मेरा साथ दीजिए और स्वागत कीजिए आज के हमारे एक और अतिथि, और उनका नाम है, जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ इस सभागार में मौजूद हैं AICB दिल्ली के महासचिव श्री जवाहरलाल कौल साहब। मैं रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं नहीं समझता हूं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा परिचय की आवश्यकता है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप उनको मेरे ही प्रोग्राम में आप सुन चुके होंगे। श्री दीपेंद्र कुमार मनोचा जी के अतिरिक्त कौल साहब का साक्षात्कार, और ये सौभाग्य मुझे ही प्रोग्राम के माध्यम से, एक मुलाकात के माध्यम से प्राप्त हुआ था, मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला था। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के महासचिव हैं, पिछले
कई वर्षों से, न जाने कितने ही वर्षों से वो पर्सन विद विजन इंपेयरमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रारंभ में डिसेबिलिटी के जो अन्य कैटेगरीज हैं उसमें भी उन्होंने काम किया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ष 2014 के लिए भारतीय सरकार के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर उन्हें श्री पद्मभूषण, श्री पद्मश्री के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। स्वागत करता हूं। और सीधे, क्योंकि समय का अभाव है, मैं रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव दानिश महाजन से ये निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण के माध्यम से आप कॉल साहब का स्वागत करें। और साथ ही जो अन्य जो हमारे रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं वो सभी आ जाएं और प्रतीक चिन्ह के रूप में कॉल साहब को वो मोमेंटो प्रेजेंट करेंगे। श्री जवाहरलाल कौल साहब का माल्यार्पण रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव दानिश महाजन के माध्यम से और साथ ही जो अन्य मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के, उनके द्वारा मोमेंटो और प्रतीक चिन्ह के रूप में कौल साहब का सम्मान इस वक्त मंच के ठीक आगे। और मैं अमरीक सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने उद्गार रखें। और चूंकि मित्रों समय का कुछ अभाव है, मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगा कि जो हमारे जो आने वाले जो अन्य कहना चाहिए मार्गदर्शक हैं, जो गेस्ट हैं, वो मंच पर आकर के अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। और जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो थोड़ा सा बातचीत कम करेंगे। और इसके बाद फिर हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो दरअसल प्रेजेंटेशंस हैं और प्ले है, वो हम सुचारू रूप से उसको शुरू कर पाएंगे। श्री अमृत सिंह जी, JMK एसोसिएशन फॉर टूर ऑपरेटर्स से उनका संबंध रहा है, वो अपने विचारों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। वॉलेंटियर्स, थोड़ा जो पीछे जो बातचीत हो रही है या जो बाहर जो लोग खड़े हैं उनको प्लीज आप थोड़ा सा सिटिंग पे कर दीजिए। बहनों भाइयों, ये जो प्रोग्राम उड़ान संस्था ने शुरू किया है, इसकी जो आज सेलिब्रेशन है, इसकी जम्मू एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इस मैनेजमेंट को एक अनुरोध करता हूं, अगर इसकी कोई ब्रांचेस हमारे जम्मू कश्मीर में भी चलाई जाएं तो वहाँ के लोगों का, जो नेत्रहीन लोग हैं, वो भी इसका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी यही अपेक्षा है कि अगर इस पर सोच विचार किया जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो लोग हैं उनको इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। और बाकी हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से आपको बहुत बहुत इस नोबल काज के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर। यहां से मैं सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री जवाहरलाल कौल साहब को कि वो भी मंचस्थ होकर अपने विचारों से, अपने उद्गारों से हम सबको अवगत कराएं। और वॉलेंटियर्स से मेरा निवेदन, अगर शुभ्रा जी मेरी आवाज़ सुन रही हो, शुभ्रा सक्सेना, तो वो स्टेज पे आके कांटेक्ट कर लें एक बार मुझसे। और श्री जवाहरलाल कौल साहब पोडियम पर मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय रेडियो उड़ान के पदाधिकारी गण, हमारे साथी दीपेंद्र जी, प्रीति जी तथा अन्य साथियों, आज ये सचमुच मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मुझे अपने युवा साथियों से मिलने का यहाँ पर अवसर मिला है और आदेश हुआ है कि मैं आपके सामने कुछ कहूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ और मेरे से पहले कई धुरंधर वक्ता बोल चुके हैं और उनके बाद एक ऐसे व्यक्ति का बोलना जिसमें वक्तृता की क्षमता ना हो, बहुत उचित बात नहीं लगती। इसलिए
आप अगर बोर भी हों, निराश भी हों, तो भी आपस में बातचीत करके मुझे निराश न करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपने संगठन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे हमारे सबके चहेते श्री पी.के. पिंचा जी ने भी आदेश दिया है कि मैं आप सब लोगों तक उनकी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई पहुंचाऊं। वो आते ज़रूर, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि उनके बेटे की शादी थी, जिसकी वजह से वो उनके यहाँ कई रिलेटिव्स अभी हैं, तो उनको छोड़कर आना उनके लिए संभव नहीं है। साथियों, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि रेडियो उड़ान एक मीडिया की ही एक विंग है और जो हमारी समस्याओं को, जिससे हम अपेक्षा रखते हैं कि वो दृष्टिबाधितों की, विकलांगों की समस्याओं को प्रसारित करेगा। ये एक कार्य ऐसा है जो काफी कठिन है और बहुत आवश्यक भी है। आज स्थिति ये हो गई है कि संगठन जिनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो सरकार के साथ काम करते हुए हमारे वॉच डॉग का काम करेंगे, वो काफी हद तक नहीं हो पा रहा है। हमारे संगठन सचमुच में वॉच डॉग हैं, लेकिन वो भूमिका अब उड़ान को अडॉप्ट करनी पड़ रही है और उड़ान से मेरे ख्याल में हम सब लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि वो निष्पक्ष होकर हमारी बात को, चलो यही सही, दृष्टिबाधितों के बीच में ही सही, उठाए। कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये उसे कहना पड़ेगा। अगर वो ये दायित्व पूरा नहीं करता तो मेरे विचार में उसका पूरा मकसद जो है वो सफल नहीं होता। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं आपके आगे के कार्यक्रम से भी जो जुड़ी हुई है, कि देखिए बहुत सारे अखबार, बहुत सारे न्यूज़ चैनल क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाते। आपको इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, आप सभी जोशीले लोग हैं, जवान लोग हैं। उसका कारण शायद ये है कि उनके पास उनको जाना पड़ता है विज्ञापन के लिए, उनके पास उनको पैसे के लिए जाना पड़ता है। मैं जानता हूं पैसे के बिना कोई कार्यक्रम नहीं चल सकता। आप अगर सरकार के पास भी जाएंगे पैसे के लिए, तो जरूरी बात है आप उनके विरुद्ध बोलते हुए 10 बार सोचेंगे कि अगली बार हमें इसके लिए ग्रांट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यही हाल हो रहा है हमारे संगठनों का। हमारे संगठन यही सोचते हैं कि हमारे को अगली कमेटी में रखा जाएगा कि नहीं अगर हमने इनके खिलाफ बोला। यह एक सच्चाई है। इसीलिए वो हम जो वॉच डॉग थे, हमारे मुंह में टुकड़ा डाल दिया गया है, जिस टुकड़े की वजह से हमारी बोलती बंद है। एक सच्चाई है।
तो ये जो बड़ी आपने जिम्मेदारी ली है, इसको आपको अगर करना है तो आपको कुछ ऐसे तरीके सोचने पड़ेंगे जिससे आपका पैसा भी आ जाए और आपके लोग, देखिए आज सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में समस्या क्या है? आज लोग काम करने वाले, निःशुल्क रूप से काम करने वाले या ऐसे लोग मिल नहीं पा रहे। अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो तब समस्या कोई नहीं है। बहुत पेमेंट देनी पड़ती है तब जाकर कोई मिलता है, वो भी बहुत दिन तक नहीं टिकता। अगर आप अपने में से 5, 7, 8 लोग ऐसे लगातार चुनते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, जो कि अपने काम के साथ साथ इस काम को भी करते रहें, तो मेरे ख्याल से आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन जब आप किसी का नमक खाएंगे, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नमक हो, चाहे वो सरकार का नमक हो, तो आप अपने आप को नमक हराम तो नहीं कहलाना चाहेंगे, कतई नहीं। आप उसकी बोली बोलेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, आपने जो ये उड़ान भरी है, इस उड़ान को अगर आप अबाध रूप से चलाना चाहते हैं, उड़ते रहना चाहते हैं, तो आप ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए, आपस में ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए, और दृष्टिहीनों से भी, जो आपके सदस्य नहीं भी हैं, उनसे कुछ कीजिए। व्यक्तिगत रूप से वो आपके कार्य में सहायता करें, लेकिन किसी संगठन से, किसी सरकार से अगर आप ना लें तो मेरे ख्याल से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। साथियों, मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां से एक जिज्ञासा नाम की पत्रिका निकलती है, और उस पत्रिका में मैं बहुत लंबे समय से AICB के झरोखे नाम का जो स्तंभ है वो हमेशा लिखता रहा हूं, और उसमें मैंने बेबाक रूप से कोई सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं की अकेली, हमने संगठनों की भी आलोचना की, हमने अपनी आलोचना भी की। अगर आपने किसी ने वो पढ़ा हो, हम हैं भिखारी मोबाइलधारी, तो देखिए उसमें क्या है, हम अपनी आलोचना कर रहे हैं कि हम अच्छे भले टीचर हैं, अच्छे भले कमाने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी भीख मांगने के लिए जाते हैं। हम में स्वाभिमान नहीं जग पाया है, इस बात को हम दिखा रहे हैं। हाल ही में जो सितंबर अक्टूबर का एक इश्यू हमारा निकला था, उसमें हमने लिखा था, अंधा बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे। अब आप अगर इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें, अगर किसी ने पढ़ा हो तो आप इसको देखेंगे क्या कहा है हमने ये कहने की कोशिश की है, जिसका गॉड फादर या गॉड मदर नहीं होता वो पिछड़ा रहता है, पड़ा रहता है, उसको कोई नहीं पूछता। हमने 2 उदाहरण दिए। एक उदाहरण में हमने ये कहा कि NIVH की जो जनरल काउंसिल है उसमें 3 सदस्य लिए गए, तीनों अंबाला से, क्योंकि उस वक्त जो मंत्री जी थी वो अंबाला की थी और उनकी रेवड़ियां अंबाला तक ही बढ़ सकती थी। उनको कोई जानकारी नहीं थी ब्लाइंड फील्ड की, लेकिन क्योंकि वो अंबाला की थी, मंत्री जी अंबाला के थी, और इसलिए रेवड़ी वहीं बटी। उसके बाद इसी तरह से हमने ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की, वहां पर भी एक संगठन के 5 सदस्यों को लिया गया, जबकि एक सदस्य से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। रेवड़ी फिर बटी। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए मैं जानता हूं इस लेख के लिखने का परिणाम क्या होगा। मेरे 10 दुश्मन होंगे, मेरे बहुत से लोग नाराज होंगे, शायद मेरे संगठन में भी नाराज हुए, लेकिन सच बोलना, अगर आपने सच बोलना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बेशक संस्कृत में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन क्या
हर सत्य प्रिय हो सकता है? सरकार की बात ले लें, सरकार ने वेबसाइट पर डाला, सब जानते हैं कि ब्रेल प्रेस 30 सितंबर तक आधे ब्रेल प्रेस दे दिए जाएंगे और इस साल के जो आधे हैं वो मार्च तक दे दिए जाएंगे। लेकिन क्या आज तक एक को भी मिला? उल्टे 200 करोड़ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से वापस ले लिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले 6 महीने में सितंबर तक कोई पैसा उतना खर्च किया नहीं, जितना किया उतने के हिसाब से मिलेगा। सीधी सी बात है। हमारे यहां 4 जनवरी को मंत्री महोदय कह गए कि 1,69,00,000 की सैंक्शन साइन करके गया हूं ब्रेल प्रेस के लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन आज 31 जनवरी है, आज तक कुछ नहीं मिला। तो देखिए, ये सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है। जो भी सुनेगा, जिसके पास भी मैं कहूंगा, वो इससे नाराज होगा। तो भाइयों, अगर आप नाराजगी को लेकर अपनी बात सही ढंग से, हम ये नहीं कह रहे कि किसी की आलोचना करें बेकार की, लेकिन जो आलोचना करने लायक बात है उन विषयों को आप चुने। पिछले दिनों उड़ान ने एक विषय चुना था कि एनजीओ कैसे होने चाहिए। बहुत बढ़िया विषय था। निश्चित रूप से इससे एनजीओ की आंखें खुलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस तरह के विषय भविष्य में भी उठाए जाने चाहिए, जिससे कि जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक सबक हो। मैं ये भी चाहता हूं, आज ब्रेल के बहुत से दुश्मन हो गए हैं सारे देश में, लेकिन सारे देश में जब मैं कह रहा हूं तो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करता हूं, क्योंकि सारा देश मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है, वो तो गिनी चुनी 5-10 है। आज भी ब्रेल का वर्चस्व सब जगह है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो 77 लाख पेजेस अप्रैल से अब तक हम बेच चुके हैं, सिर्फ 8 महीने के टाइम, ये 10 महीने के टाइम में। अगर कोई लेता नहीं है तो हम किसके लिए छापेंगे? ये उन लोगों की गलत फहमी है। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, आप भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के कॉस्ट पर अगर ब्रेल को नकारा जाता है या ब्रेल को नीचे का स्थान दिया जाता है, जैसा अभी आबेदी ने किया और उसके खिलाफ काफी लोगों ने लिखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक दृष्टिहीन व्यक्ति ने भी लिखा ब्रेल के खिलाफ, तब सबसे ज्यादा चोट मेरे दिल को पहुंची कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति जिसने ब्रेल के माध्यम से पढ़ा और वो ब्रेल के खिलाफ लिख रहा है, वो अपनी मां के खिलाफ लिख रहा है। बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से आज देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है और आज इस देश में आवाज से तेज चलने वाले जहाज हैं, लेकिन इस देश का ट्रांसपोर्ट आज भी बैलगाड़ियों से बहुत ज्यादा होता है। मैं ब्रेल को बैलगाड़ी तो नहीं कहता, लेकिन एक माध्यम है, उस माध्यम को आप नहीं नकार सकते, कोई भी नहीं नकार सकता। इसलिए इसकी रक्षा करें, इसका संरक्षण दें। ये भी मेरे ख्याल से हम सब दृष्टिबाधित लोगों का एक पुनीत कर्तव्य है। मैं जैसा कि मैं शुरू में ही कहा कि मुझे बोलने के लिए तो मजबूर किया जाता है, अदरवाइज मैं कहीं बोलता नहीं हूं। मैं किसी जगह पर किसी बड़े समारोह में कभी भी मेरा आप भाषण नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं काम में विश्वास करता हूं। काम के अलावा बोलने का मेरा ना तजुर्बा है। इसलिए अगर मैंने अपने जोश में, अनजानेपन में कोई बात ऐसी कह दी हो जो किसी को चुभी हो
या गलत लगी हो तो उसके लिए मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक रोचक बात कॉल सर ने कही है कि मुझे तो बोलने पर मजबूर किया जाता है। इस पर मैं एक ही शब्द जोड़ना चाहूंगा कि मजबूर भी सर उन्हीं लोगों को किया जाता है जिसमें कुछ मजबूत पाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन से निवेदन करूंगा कि वो भी मंचस्थ हों अपने उद्गारों के साथ। इस बीच बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं इंडिया न्यूज से मैडम गीतम हमारे साथ मौजूद हैं और टंडन साहब, प्रशांत टंडन साहब। एक छोटी सी, दरअसल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहते थे, हालांकि पर्याप्त मेंबर्स तो नहीं आए हैं पत्रकार वर्ग की तरफ से, लेकिन जो भी है उसी में हम ये काम चलाएंगे और इसके बाद फिर एक छोटी सी हम यहाँ पर ये विचार गोष्ठी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप आयोजित करना चाहेंगे। तमाम जो रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो उसके लिए तैयार रहें। और अब हमारे अगले जो गेस्ट हैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन। आदरणीय कौल साहब, शायद रुंगटा जी भी अगर हो तो रुंगटा जी, और अगर अन्य जो भी, क्योंकि दृष्टिबाधिता की अपनी सीमा है, हम नहीं जानते कौन आ गया कौन चले गए, लेकिन जो भी सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं उनके प्रति अपना एक भाव व्यक्त करते हुए, प्लस रेडियो उड़ान के संयोजक गण, जिनके कारण शायद मैं कुछ भी बोलने से पहले बहुत व्यक्तिगत सा हो गया हूं, कि मैं एक बार फिर अपने पूरे जीवन को रिवर्स करके देखने का मौका पा पाया हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मैंने पढ़ना शुरू किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे ये महसूस कराया कि आप खुद चल के सड़क पर अपने ढंग से काम कर सकते हैं, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे कंप्यूटर सिखाया, या एक ऐसी महिला जिसने मुझे राजनीति सिखाई। उन सब को एक साथ देखने के बाद लगता है कि शायद मेरा पूरा का पूरा अतीत दोबारा जिंदा हो गया है। मैं इन सब के प्रति एक एहसान व्यक्त करता हूं, क्योंकि शायद वो न होते तो आज मैं यहां खड़ा हूं तो यहां भी नहीं खड़ा होता, शायद किसी पहाड़गंज की गलियों में घूम रहा होता, शायद इस पद तक भी नहीं आ पाता। मैं दो तीन बातें कहूंगा, क्योंकि अब लेक्चरर होने के बाद माइक से प्रेम हो जाता है और कम बोला नहीं जाता। ये दो समस्याएं लेक्चरर के साथ हमेशा है। लेकिन दो तीन चीजें, क्योंकि मैं मानता हूं ये जो हम भाषण दे रहे हैं इट्स ए काइंड ऑफ डायलॉग। हम संवाद कर रहे हैं, संवाद के माध्यम से कुछ प्रेषित कर रहे हैं, और ये कहीं ना समझा जाए कि मैं किसी बात का विरोध कर रहा हूं, लेकिन संवाद में बिना द्वंद्व के संवाद होता नहीं है। कोई सीधी रेखा नहीं है, वो द्वंद्वात्मक रेखा होती है। कुछ बिंदुओं पे मैं बात करूंगा, रेडियो उड़ान से जोड़ूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक मेरा संबंध है बतौर जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द साइटलेस पर्संस, हमारी पूरी कोशिश थी कि वो करें जो और नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे संगठनों को पकड़ते छोड़ते, मैं एक ज़माने में बहुत सारे संगठनों से बहुत दूर निकल गया, गलती से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो समझ आया शायद इस पहचान का कोई उपयोग हो जाए, तो ये संगठन आ गया। एक बात जो मुझे बहुत दूर तक छूती है, हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शहरी चर्चाएं करते हैं, बाद में प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं, शहर से गांव की ओर भी ले जाते हैं, लेकिन गांव की चर्चा सीधी सीधी जहां मौलिक तौर पे दृष्टिबाधित रहता है, जहां से उसकी साक्षरता शुरू होनी चाहिए, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। लिटरेसी फॉर द ब्लाइंड के लिए सीधी सीधी बात कोई नहीं कर रहा है। कभी गलती से कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए सीबीआर के नाम पे या किसी और नाम पे चर्चा हो जाती है, नहीं, सीधे तौर पे जाके मैन टू मैन कांटेक्ट वो करने की जो सोच थी, उसे लेकर हमने 1993 में संगठन को बनाया था। आज जब मैं सोचता हूं कि वो सड़क पर पैदल घूमते साक्षरता की बात करता था तब,
आज अगर ये माध्यम आ गया रेडियो उड़ान, अगर गलती से इस रेडियो उड़ान की पहुंच कंप्यूटर और फोन से बाहर कहीं और हो पाती तो ये साक्षरता की बात करना थोड़ा इजी हो जाता। मुझे याद है उस साक्षरता की दौड़ के दौरान, मैं को अपनी वो प्रशंसा नहीं करना चाहूंगा पदयात्रा को लेकर, नहीं ये जरूर बताऊंगा कि उस जमाने में एफएम चैनल्स ने इस साक्षरता के मुद्दे को कि दृष्टिबाधितों की साक्षरता क्यों आवश्यक है, बड़े जोरदार तरीके से, ठीक है, कारण मैं ही बना, मेरे ही इंटरव्यू उन्होंने ब्रॉडकास्ट किए, उन्होंने प्रसारित किया आम लोगों में। मैं मानता हूं कि इस मौलिक प्रश्न को यदि रेडियो उड़ान समय समय पर उठाए तो दृष्टिबाधित लोगों का बहुत बड़ा भला करेगा। मैं औरों की तरह नहीं कहूंगा, सेंसस देखता हूं तो कभी कहते हैं साहब 50% शिक्षित हैं, कोई कहता है 60% शिक्षित ब्लाइंड है। मैं इस बात को कभी नहीं मानना चाहता, न मानता हूं। मैं इस मंच से सीधा सीधा आज भी कह सकता हूं कि ईमानदारी से यदि उतने शिक्षित हो जाएं और जैसा आजादी के बाद हुए नौजवानों ने आंदोलन चलाया था तो उतने शिक्षित होकर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की आवाज उठाएं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकार खुले तौर पर उनकी बात मानने को मजबूर ना हो जाए। कहीं कोई गैप है, उस गैप को सोचना और ढूंढना चाहिए। बहुत संगठन दावा करते हैं इतने शिक्षित कर दिए, कोई कहता है मैं गांव भेज देता हूं, पढ़ा देता हूं। वहां भी देखा है हफ्ते में एक आदमी आता है, एक अक्षर पढ़ाता और चला जाता है। मुझे लगता है ये ब्लाइंड के साथ किया गया एक बहुत खतरनाक मजाक है। मैं इस मंच के माध्यम से उसकी खुले तौर पे आलोचना करना चाहूंगा। मैं ये भी मानता हूं कि प्रचार माध्यम एक तलवार की धार पे चलना है। मैं सत्य असत्य के बीच में नहीं आता, क्योंकि सोशल साइंस पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ आ चुका है कि मानवीय संबंधों में या मानवीय कार्यों में 2 दूनी 4 नहीं होता। या 2 दूनी 3 होगा या 2 दूनी 5 होगा, 4 होना संभव नहीं है। और इसलिए यह कहना कि केवल सच बोलो या केवल निष्पक्ष हो जाओ, निष्पक्ष हो नहीं सकते। निष्पक्ष वही होगा जो या तो बलराम हो जाए या कृष्ण की तरह रण छोड़ के भाग जाए। मैं कम से कम कामना यह करता हूं कि पक्ष रखें, नहीं पक्ष वो रखें जिससे दृष्टिबाधित का भला हो। यह भी साफ शब्दों में कह दूं कि मास मीडिया, कम से कम जो भारत की आज की स्थिति है, मास मीडिया यदि आलोचक रहेगा सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, खुद चलाना होगा। वो अमेरिका वाली स्थिति नहीं है जहां अपने विरोध में लिखने के लिए भी सरकार पैसा देती है। ये प्रूव करने के लिए हम डेमोक्रेट हैं। यहां अपने पक्ष में लिखने के लिए भी पैसा देने में बार बार कह दिया जाता है फंड नहीं है। तो मैं ये कामना जरूर करता हूं कि एक सशक्त माध्यम इस युवा पीढ़ी ने प्रयास करके 1 साल तक चलाया है, जिसमें मैं बिल्कुल नए ढंग से जगे लोगों को देखता हूं और दूसरी तरफ कुछ अनुभवी लोगों को भी देखता हूं। मैंने इसके क्रम में बढ़ते और स्तर सुधरते कार्यक्रमों को देखा है पिछले 12 महीनों में। मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि सीधी रेखा कभी नहीं होती है, मैं बहुत साफ मानता हूं। आप चाहे कहीं कहीं रुकेंगे भी, चलेंगे भी, लेकिन एज ए मार्क्सिस्ट मेरी दृढ़ समझ ये है कि यदि आप ऐसे ही चलते रहेंगे आपदाओं के बावजूद, तो आपकी जो गति है वो निश्चित तौर पे प्रगतिशील होगी। और कहीं ना कहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कोई लक्ष्य पाएगी, क्योंकि लक्ष्य के लिए ग्रीन और ब्रैडले ने कहा था कि लक्ष्य केवल ध्रुव तारे का काम करता है, जो रास्ता दिखाता है पाया नहीं जाता। तो मेरा मानना यह है कि उस ध्रुव तारे के सहारे ही चलो तो सही। तो ये जो चरामेथी की इच्छा है ये बलवती रहे इस रेडियो उड़ान में,
और क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा संगठन चलाता हूं, मैं अपनी औकात बहुत अच्छी तरह समझता हूं, फिर भी ये कह सकता हूं वैचारिक धरातल पर जब कभी भी मेरी आवश्यकता या मेरे संगठन की आवश्यकता पड़े, आप खुद को अकेला नहीं पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अब वक्त है मीडिया की एक छोटी सी गोष्ठी का। इस बीच जो मेंबर्स अब तक अपना रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करवाया है, आज के कार्यक्रम में जो एक रजिस्ट्रेशन था पार्टिसिपेंट्स का, जैसा कि हम पूर्व में भी आपको सूचित कर चुके थे, तो वो किसी भी वॉलंटियर से संपर्क करके, और वॉलंटियर इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, जो लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ ही देर में हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि यहां पर आने वाले हैं। श्री अवनीश कुमार अवस्थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिसेबिलिटी अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, वो हमारे साथ यहां पे आने वाले हैं। लेकिन पीछे बातचीत और चहलकदमी का सिलसिला जारी है, न देखते हुए भी मैं अनुभव कर सकता हूं, सुन सकता हूं, और इस क्रम को अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पर अगर हम जो है नियंत्रण कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा गीतम जी को, इंडिया न्यूज से यहां पर आई हैं, और प्रशांत टंडन साहब जो कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं और मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष में तमाम मीडिया प्रसारणों और टीवी चैनल से आपका संबंध रहा है। यदि उनके पास कुछ प्रश्न हो, और तमाम जो हमारे जो रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स हैं, खासतौर पर जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा यहां पर एकत्र होकर, और यदि कुछ प्रश्न हो हमारे मीडिया ऑफिशियल्स के पास तो वो प्रश्न कर सकते हैं। दानिश महाजन, मीनल सिंघवी, ज्योति मलिक, सैफुर रहमान, राजीव भामरी, ये सब लोग यहाँ एकत्र हों। और मैं अब इस गोष्ठी के संक्षिप्त संचालन हेतु प्रशांत टंडन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, और उनके साथ में गीतम जी भी मौजूद हैं। दोस्तों, प्रोग्राम में थोड़ा सा तब्दीली करने की आवश्यकता है, क्यों ना हो। गौर फरमाएं, वो आए हमारे घर में खुदा की रहमत है, वो आए हमारे घर में खुदा की रहमत है, कभी हम खुद को तो कभी घर को देखा करते हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अवनीश कुमार अवस्थी का। अवनीश कुमार जी, जैसा कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बता रहा था कि आप ज्वाइंट सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिसेबिलिटी अफेयर्स, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये काबिले तारीफ बात ये रही है कि हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव है श्री विनोद चंद्र गुप्ता, उनके एक ही मुलाकात पर वो यहां पर आए हैं, और उन्होंने एक बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी, उसको तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट किया, और हमारे एक ही आमंत्रण पर वो यहां पर आए हैं। मैं इसके लिए उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। श्री दानिश महाजन, जो कि रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण के माध्यम से आप अवनीश कुमार अवस्थी साहब का स्वागत करेंगे, और हमारी स्टेशन डायरेक्टर मैडम मीनल सिंघवी, प्रतीक चिन्ह देकर आप अवनीश कुमार अवस्थी साहब को सम्मानित करेंगी। बाहर जो लोग हैं वॉलंटियर्स से मेरा खासतौर पर निवेदन है कि वो उन्हें अंदर लेकर के आएंगे, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण पल हैं, और उसके बाद फिर कार्यक्रम बहुत कुछ बाकी है, और फिर बाहर चहलकदमी का दरअसल उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो यहाँ कुछ कहने और सुनने और समझने का है। तो आप सब लोग जो बाहर हैं हॉल के, वो इस सभागार में आ जाएं वापस। मुस्कुराकर मिला करो हमसे, कुछ कहा और सुना करो हमसे, बात करने से बात बढ़ती है, रोज बातें किया करो हमसे, मुस्कुराकर मिला करो हमसे। ये जनाब अवनीश साहब के लिए एक पंक्ति मैंने प्रेषित की है, और
मीनल जी और जो रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी की मैनेजमेंट के अन्य सदस्य हैं वो प्रतीक चिन्ह के रूप में सामूहिक रूप से भेंट देंगे। बाहर जो है मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि वो अंदर आ जाएं। दरअसल वॉलंटियर्स उनको थोड़ा सा अगर वो लेकर आ जाएं अंदर तो बहुत अच्छी बात होगी। करतल ध्वनि के साथ जी। तो मैं सीधे पहले मैं